आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर बात करने वाले हैं जिनका नाम मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शहंशाह की, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। और वो जब मैंने आज की चर्चा के लिए मेज पर रखे इन सारे स्रोतों को देखा ना, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। ये तो कोई भी सोच सकता है, उनका नाम ही इतना बड़ा है ना? लेकिन इन आर्टिकल्स ने मुझे सच में चौंका दिया। मतलब काफी कुछ ऐसा था जो नया था। और हमारे पास जो स्रोत है आज वो वाकई बहुत ही विविध है। हाँ। एक तरफ उनका विस्तृत विकिपीडिया पेज है, तो दूसरी तरफ ओपन मैगजीन का एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक लेख है जो उनकी उस एंग्री यंग मैन वाली छवि की गहराई में जाता है। और इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस का वो लेख भी तो है जो उनकी राजनीतिक पारी पर है और उन विवादों पर रोशनी डालता है जिनके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। एकदम सही। फिर डेली ओ की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें कैसे बचाया, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और आर्थिक रूप से भी। और अंत में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक बिल्कुल ताजा रिपोर्ट भी है, वो जो अयोध्या में उनके द्वारा खरीदी गई 35 करोड़ रुपए की संपत्ति और उनके निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण करती है। तो ये पूरी चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक सफल अभिनेता की बायोपिक नहीं रह जाती। सही कहा। आज की इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ उनकी कहानी दोहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस मानसिकता को समझना है कि कैसे लगातार मिलने वाली असफलताओं, गहरे राजनीतिक विवादों और यहाँ तक कि दिवालियापन के कगार पर पहुँचने के बावजूद एक व्यक्ति ने हार नहीं मानी और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ा। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जो इस पूरी कहानी की नींव है। 11 अक्टूबर 1942 को जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता, जो कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन थे, और माता तेजी बच्चन ने उनका नाम इंकलाब रखा था। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इंकलाब का मतलब होता है क्रांति। हाँ। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो उनका पूरा करियर ही एक तरह से सिनेमाई इंकलाब का प्रतीक रहा है। बिल्कुल। ये नाम सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के इंकलाब जिंदाबाद नारे से प्रेरित था। हालांकि बाद में महान कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम अमिताभ कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है असीम प्रकाश। सही कहा। और एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात जो स्रोतों में है वो ये है कि उनका पारिवारिक उपनाम असल में श्रीवास्तव था। अरे हाँ। लेकिन उनके पिता जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम बच्चन रख लिया और यही नाम आगे चलकर एक बहुत बड़े ब्रांड में बदल गया। पर क्या शुरुआत में वो असीम प्रकाश वाकई इतना चमकदार था? बिल्कुल नहीं। शुरुआती दिनों का संघर्ष तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सोचिए जरा, जिस आवाज को आज पूरा देश पहचानता है, उसी आवाज के कारण उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज रीडर ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, उनसे कहा गया कि उनकी आवाज रेडियो के अनुकूल नहीं है। ये तो मतलब आज के दौर में सोचना भी नामुमकिन लगता है। और फिल्मों में आने के बाद भी उनकी राह आसान नहीं थी। उनकी शुरुआती फिल्म सात हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हाँ, और 1970 के दशक की शुरुआत तक तो इंडस्ट्री उन्हें एक विफल नवागंतुक के रूप में देखने लगी थी। बिल्कुल। 30 साल की उम्र तक उनके खाते में केवल बॉम्बे टू गोवा और आनंद जैसी कुछ ही फिल्में थीं, और उनमें भी वो मुख्य पारंपरिक हीरो नहीं थे, क्योंकि उस दौर में तो वैसे भी पर्दे पर रोमांटिक हीरो का ही दबदबा था। दर्शक नरम दिल और पेड़ों के इर्द गिर्द गाने वाले नायकों को पसंद कर रहे थे। राजेश खन्ना का दौर था वो। हाँ, तो एक लंबे, पतले और खामोश रहने वाले अभिनेता के लिए वहाँ जगह बनाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि फिल्म उद्योग जिसे नजरअंदाज कर रहा था, उसी छिपे हुए ज्वालामुखी को पटकथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने पहचान लिया। उन्होंने जंजीर लिखी 1973 में। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जंजीर की मुख्य भूमिका को इससे पहले कई बड़े और स्थापित अभिनेताओं ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो किरदार उस समय की हीरो वाली छवि से बिल्कुल अलग था, है ना? एकदम अलग। सलीम जावेद को इस फिल्म के लिए अमिताभ की पुरजोर वकालत करनी पड़ी थी, और जब ये फिल्म रिलीज हुई
तो इसने भारतीय सिनेमा में एंग्री यंग मैन या क्रोधित युवा के रूप में एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने रातों रात बॉक्स ऑफिस के सारे नियम ही बदल दिए। ओपन मैगजीन का लेख इस छवि के पीछे के कारणों को बहुत ही अच्छे से समझाता है। हाँ, वो लेख काफी गहराई में जाता है। ये एंग्री यंग मैन हवा में से नहीं आया था, ये उस समय के भारतीय समाज की जमीनी हकीकत से जुड़ा था। सही कहा। 1970 के दशक का भारत बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, युवाओं में भारी बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था जो अंततः इमरजेंसी तक पहुंचा। और उसी हताशा और गुस्से को सलीम जावेद ने स्क्रीन पर उतार दिया। आम जनता जो असल जिंदगी में उस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ नहीं पा रही थी, वो पर्दे पर इस विद्रोही लेकिन न्यायप्रिय नायक को देखकर खुद को उसे जोड़ रही थी। यश चोपड़ा निर्देशित दीवार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो 1975 में आई थी। बिल्कुल। उस फिल्म में अमिताभ के किरदार के हाथ पर गुदा हुआ टैटू मेरा बाप चोर है, वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था। नहीं, वो पूरी एक पीढ़ी के गहरे सामाजिक घाव और मनोवैज्ञानिक आघात का प्रतीक बन गया था। और काला पत्थर भी तो इसी कड़ी का हिस्सा थी, जो 1979 में आई थी और चासनाला कोयला खदान दुर्घटना से प्रेरित थी। हाँ, उसमें उनका किरदार एक ऐसे कप्तान का था जो अपने अतीत के अपराध बोध से भाग रहा है और खुद को सजा देने के लिए खदान मजदूरों के बीच काम करता है। इन किरदारों ने उन्हें सिर्फ फाइट करने वाला एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चरित्र दिया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं रहे। जल्द ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें एक कंप्लीट एक्टर मानने लगी थी। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांसवा ट्रूफो ने तो उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक कह दिया था, जो कि बिल्कुल सच लगता है। एक तरफ वो अमर अकबर एंथोनी में गजब की कॉमेडी कर रहे थे और दूसरी तरफ कभी कभी या सिलसिला में एक बेहद गंभीर और रोमांटिक कवि का किरदार निभा रहे थे। वो अपने आप में एक पूरा पैकेज बन गए थे। सही बात है। किसी फिल्म में अगर वो है तो शायद किसी और बड़े सितारे की वहाँ जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जीवन का एक नियम है, जब सफलता अपने चरम पर होती है तब जीवन अक्सर सबसे अप्रत्याशित और कठिन परीक्षा लेता है। हाँ, और उनका वो दौर बहुत ही भयानक था। यहाँ ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। साल 1982 और फिल्म कुली की शूटिंग। वो हादसा, ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी थी। एक फाइट सीन के दौरान सह कलाकार पुनीत इस्सर का मुक्का और टेबल का कोना उनके पेट में इतनी जोर से लगा कि उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली फट गई। और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वो चिकित्सकीय रूप से लगभग मौत के मुहाने पर खड़े थे। स्रोत बताते हैं कि उस दौरान पूरे भारत में क्या माहौल था। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि लोग अपनी जान या अपने अंग तक दान करने के लिए अस्पताल पहुँच रहे थे। ये दीवानगी किस स्तर की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे महीनों बाद मौत को मात देकर लौटे तो निर्देशक मनमोहन देसाई को कुली का अंत ही बदलना पड़ा। बिल्कुल। मूल पटकथा में नायक की मौत होनी थी। हाँ, लेकिन देसाई का मानना था कि जो इंसान असल जिंदगी में मौत से लड़कर वापस आ गया हो, उसे पर्दे पर मारना दर्शकों के साथ धोखा होगा। ये लोकप्रियता का एक ऐसा शिखर था जिसे शायद ही कभी किसी ने देखा हो। लेकिन यही अपार लोकप्रियता उन्हें उनके जीवन के सबसे जटिल और शायद सबसे कड़वे अध्याय की ओर ले गई, राजनीति की दुनिया में। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो देश में एक भयानक शोक और उथल-पुथल मच गई। दिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट मुख से बताती है कि राजनीति में अमिताभ का प्रवेश कोई सोची समझी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। नहीं, वो एक भावनात्मक निर्णय था। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की मदद करने के लिए ये कदम उठाया था। उन्होंने अपने गृहनगर इलाहाबाद से 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ा। और सामने कौन था? एच.एन. बहुगुणा जैसे कद्दावर और अनुभवी राजनेता। लेकिन पर्दे के शहंशाह का जादू चुनाव में भी चला। उन्होंने बहुगुणा को 68.2% वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। ये भारतीय चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। लेकिन संसद की दुनिया फिल्म के सेट से बहुत अलग और निर्मम थी। द इंडियन एक्सप्रेस का लेख उस दौर की कुछ बहुत ही संवेदनशील और विवादित घटनाओं का जिक्र करता है। और एक निष्पक्ष विश्लेषण के नाते इन स्रोतों में दी गई जानकारी पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे। यहाँ तक कि सालों बाद 2014 में लॉस एंजलिस की एक अदालत ने
कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें समन भी भेजा था। हालांकि ये बताना भी उतना ही जरूरी है कि स्रोतों में ये साफ दर्ज है कि अमिताभ ने इन आरोपों का हमेशा बहुत ही कड़ा और पुरजोर खंडन किया है। हाँ, उन्होंने सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त को लिखे एक पत्र में इन दावों को पूरी तरह से आधारहीन, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया था। राजनीति में विवाद सिर्फ यही नहीं रुके, एक और बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था, बोफोर्स घोटाला। 1987 में स्वीडिश अखबार डेगेन्स न्यूयटर ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें आरोप लगाया गया कि अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का इस रक्षा घोटाले से सीधा संबंध है और उनके पैसे स्विस बैंक में रखे गए हैं। इस घोटाले ने तो जैसे उनकी पूरी साफ सुथरी छवि को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जो जनता उन्हें अपना हीरो मानती थी, वही अब सवाल पूछ रही थी। इन लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों और झूठे आरोपों से वे इस कदर टूट गए कि उन्होंने राजनीति से ही किनारा करने का फैसला कर लिया। जुलाई 1987 में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया कि वे राजनीति के दांव पेच समझने में पूरी तरह विफल रहे। लेकिन उस स्वीडिश अखबार वाले मामले का क्या हुआ? क्योंकि आरोप तो बहुत बड़े थे। ये बहुत अहम हिस्सा है। उनके भाई अजिताभ ने ब्रिटेन की अदालत में उस स्वीडिश अखबार पर मानहानि का मुकदमा किया और मजे की बात यह है कि वे वो मुकदमा जीते भी। अखबार को हर्जाना देना पड़ा था। और सालों बाद इस मामले की जांच करने वाले स्वीडिश पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने भी तो एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। जी हाँ, लिंडस्ट्रॉम ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारतीय जांचकर्ताओं ने जानबूझकर बच्चन एंगल को उस अखबार में प्लांट करवाया था। उन्हें पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश के तहत गलत फंसाया गया था। 2012 में आधिकारिक तौर पर उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 1980 के दशक के अंत तक राजनीति के इस दलदल ने उन्हें भीतर तक थका दिया था। उन्होंने 1988 में शहंशाह से वापसी की, लेकिन 90 का दशक आते आते उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने लगी। जादूगर, तूफान, अकेला, दर्शकों का स्वाद बदल रहा था। और इसी दौर में उनके जीवन का सबसे भयानक वित्तीय संकट शुरू हुआ। 1996 में उन्होंने ABCL नाम की एक महत्वाकांक्षी कंपनी शुरू की, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका आइडिया बुरा नहीं था। मनोरंजन जगत के निर्माण, वितरण और इवेंट मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट रूप देना। आइडिया शायद समय से बहुत आगे था, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत बुरा रहा। 1996 में इस कंपनी ने भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया और वो आयोजन एक बहुत बड़ा वित्तीय विनाश साबित हुआ। कंपनी को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि 1997 तक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। लेनदारों के मुकदमों की झड़ी लग गई और सबसे दुखद बात ये थी कि उनके अपने घर प्रतीक्षण को भी गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, जो इंसान कुछ साल पहले तक भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, उसके घर के बाहर बैंक के रिकवरी एजेंट खड़े थे। 1999 में उन्होंने लाल बादशाह और मृत्युदाता जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो के रूप में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वे फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये वो बिंदु था जहां कोई भी आम इंसान डिप्रेशन में जा सकता था या पूरी तरह हार मान लेता, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपने अहंकार और स्टारडम को किनारे रख दिया। वो किस्सा बहुत मार्मिक है, जब कर्ज में डूबे अमिताभ खुद सुबह सुबह उठकर मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के घर गए। उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने सीधा कहा, मेरे पास काम नहीं है, मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, मुझे काम चाहिए। और यश चोपड़ा ने भी उनकी इस ईमानदारी का सम्मान करते हुए तुरंत उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक बहुत ही अहम रोल दे दिया। साल 2000 की फिल्म। इस फिल्म ने उन्हें एक कड़क और अनुशासित प्रिंसिपल के रूप में एक नई पहचान दी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना भी बाकी था। बिल्कुल, साल 2000 में ही कौन बनेगा करोड़पति का प्रस्ताव KBC डेलियों का लेख इस पर बहुत गहराई से बात करता है। आज हमें ये सामान्य लगता है कि बड़े फिल्म स्टार्स टीवी होस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो साल 2000 में किसी भी ए-लिस्टर फिल्म स्टार का टेलीविजन पर आना करियर की आत्महत्या माना जाता था। टीवी को फिल्मों से बहुत छोटा माध्यम समझा जाता था। कई शुभ चिंतकों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वो छोटे पर्दे पर गए तो उनकी बची खुची लार्जर देन लाइफ वाली छवि भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्थिक मजबूरियां इतनी बड़ी थीं कि उन्हें ये जोखिम उठाना ही पड़ा
और फिर इतिहास रच दिया गया। केबीसी उनके लिए महज एक शो नहीं था, वो फीनिक्स पक्षी की तरह राख से दोबारा जिंदा होने का माध्यम बन गया। इस शो ने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी किया। पर्दे पर हमेशा गुस्सा करने वाला, सिस्टम से लड़ने वाला वो एंग्री यंग मैन अब हर रात लोगों के ड्राइंग रूम में एक बेहद विनम्र, दयालु और बुद्धिमान बुजुर्ग के रूप में आ रहा था। दर्शक उनके इस नए अवतार से इतना जुड़ गए कि रात 9 बजे भारत की सड़कें सच में सूनी हो जाया करती थी। केबीसी के 1000वें एपिसोड का वो पल याद है? हाँ, जब वो अपनी बेटी और नातिन के सामने उस पुराने दौर को याद करके रो पड़े थे। वो आंसू सिर्फ एक टीवी शो के लिए नहीं थे, वो उस खौफनाक दौर के दर्द और स्वाभिमान वापस मिलने की खुशी के आंसू थे। इस एक फैसले ने उन्हें पूरी तरह कर्ज मुक्त कर दिया और उनकी ब्रांड वैल्यू को फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद उनके अभिनय की जो दूसरी पारी शुरू हुई, वो पहली पारी से भी ज्यादा शानदार और विविधता से भरी थी। और उन्होंने अपनी उम्र को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। ब्लैक में एक अंधी बहरी लड़की का जिद्दी लेकिन संवेदनशील शिक्षक का किरदार, या फिर पा को ही ले लीजिए। पा में उनका काम सच में अद्भुत था। उन्होंने एक 13 साल के बच्चे का किरदार निभाया जिसे प्रोजेरिया, एक ऐसी दुर्लभ बीमारी जिसमें शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगता है। और दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में उन्होंने असल जिंदगी में अपने ही बेटे के बेटे की भूमिका निभाई थी। फिर पीकू में क्रॉनिक कब्ज से परेशान एक सनकी पिता का रोल, या पिंक में एक ऐसे वकील का किरदार जो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, एक मानसिक स्थिति जिसमें इंसान का मूड बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए वो अदालत में शेर की तरह लड़ता है। इन सभी किरदारों ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र अभिनय की गहराई को सीमित नहीं करती। और अगर हम आज की बात करें तो 2024 में आई फिल्म कल्कि 2894 एडी इसका सबसे ताजा सबूत है। बिल्कुल, इस फिल्म से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। 80 साल से ज्यादा की उम्र में अश्वत्थामा का ऐसा दमदार एक्शन किरदार निभाया जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। लोग हैरान थे कि इस उम्र में इतना दमखम। लेकिन सिनेमा के अलावा उनका व्यापारिक और वित्तीय पुनरुत्थान भी एक बड़ी केस स्टडी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की वो रिपोर्ट इस पर बहुत कुछ स्पष्ट करती है। जो इंसान 90 के दशक में दिवालिया हो गया था, जिसके घर की नीलामी होने वाली थी, आज वो निवेश की दुनिया का एक स्मार्ट खिलाड़ी बन चुका है। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जस्ट डायल का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, उन्होंने उसमें बहुत शुरुआती दौर में निवेश किया था और उस एक निवेश पर उन्हें 4600% का मुनाफा हुआ। सिर्फ वही नहीं, स्टैम्पिड कैपिटल जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों से लेकर Ziddu.com जैसी विदेशी क्लाउड प्लेटफॉर्म में उन्होंने बेहद सधे हुए निवेश किए। और हाल ही में अयोध्या में 35 करोड़ रुपए की जो जमीन उन्होंने खरीदी है, वो भी उनके मजबूत वित्तीय पोर्टफोलियो और बेहतर होती समझ का ही एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि उन्होंने हार से कैसे पार पाया है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? जब हम इन सारे स्रोतों का निचोड़ निकालते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि ये महज एक स्टार की कहानी नहीं है, ये जीवन की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि जब वक्त आपके खिलाफ हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, जैसे उन्होंने यश चोपड़ा से काम मांगकर किया। ये सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, जैसे उन्होंने केबीसी के जरिए टीवी को अपनाया। और सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी सबसे बड़ी हार को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जरा इस बात पर विचार करें, अगर 1970 के दशक में भारत उस भारी राजनीतिक और सामाजिक हताशा से नहीं गुजर रहा होता तो क्या एंग्री यंग मैन का कभी जन्म होता? या फिर ये सोचें कि अगर 1990 के दशक में उनकी कंपनी दिवालिया नहीं होती, उनके सिर पर भारी कर्ज नहीं आता और उन्हें असफलता का वो खौफनाक मंजर नहीं देखना पड़ता, तो क्या वे कभी टेलीविजन की ओर मुड़ते? क्या दुनिया को केबीसी वाला वो मिलनसार, दयालु और हर घर का सदस्य लगने वाला चेहरा कभी देखने को मिलता? शायद ये एक गहरा सच है कि हमारे जीवन के सबसे बुरे दौर और हमारी सबसे बड़ी असफलताएं ही अक्सर हमारी सबसे स्थायी पहचान को गढ़ने का काम करती हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यही समाप्त करते हैं। इन स्रोतों, इन विवादों, सफलताओं और असफलताओं के बीच से एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जो सदियों तक प्रेरित करती रहेगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय के साथ।